बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और बरोज़ हफ्ता इमरान खान का नो बॉल पर छक्का लग चुका है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, अदालती महाज से और फौजी महाज से, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ताकतवरों का घेराव शुरू हो चुका है। दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो पूरे का पूरा मंजरनामा शेप कर देंगी। और इस सब के अंदर क्या नवाज शरीफ की चाल जो कि उन्होंने नई लॉन्च की है वो चाल कामयाब होगी या उल्टी नवाज शरीफ के गले पड़ेगी, और क्या मियां नवाज शरीफ इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में और ये जो इस वक्त गेम्स चल रही हैं इनमें किसी भी तरीके से सुरखरू हो सकेंगे, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि हमने तो सुरखरू होना है। और एक बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जुआ, सियासी सतह पर एक बहुत बड़ा जुआ है जो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खेल चुके हैं। और इस सब के अंदर कैदी नंबर 804 अटक जेल में बैठा, जिस जो कि पाबंदे सलासल तो है लेकिन वो नाकाबिले शिकस्त है, उसे हराना इस वक्त बहुत बड़े बड़े फन्ने खान अपने आप को समझने वाले जो हैं उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। और अटक जेल में बैठे कैदी नंबर 804 के लिए सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। कुछ मुलाकातों का अहवाल तो पहले ही है, लेकिन इस सब में अब जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखना है वो भी समझने वाला है। और यहां पर अब कुछ गल्फ कंट्रीज जो हैं उनकी एंट्री भी होती है, क्योंकि अब जो एक लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि बरोज हफ्ता यानी कि आज के दिन नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की अमाराती शख्सियत के साथ एक अहम तरीन मुलाकात भी प्लान्ड है। एंड इस चीज को भी एक रीजन के तौर पर सामने लाया जा रहा है और एक वजह बताई जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब इसलिए भी आए हों, लेकिन असल वजह आपको भी पता है कि क्या है। ये सेकेंडरी रीजन हो सकती है, लेकिन प्राइमरी रीजन वही है कि नवाज शरीफ साहब ने एक साबिक आर्मी चीफ, एक साबिक DGISI और साबिक चीफ जस्टिस की पूरी फहरिस्त, बल्कि मुस्तकबिल के जो आने वाले नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर इन्होंने खुल्लम खुल्ला हमला कर दिया। अब ये जो नवाज शरीफ साहब ने हमला किया है और ये जो हमला आवर हुए हैं इसका जवाब पहले तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने दिया, अब जो जवाब है वो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ने भी दे दिया। यानी कि जुडिशरी ने भी नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा वाजे, बड़ा क्लियर मैसेज, एक आई ओपनर दिया है और नवाज शरीफ साहब को अब लग समझ गई है। इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कल नाज़रीन कराम ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज आया था कि जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार हैं उनसे सऊदी वफ्द ने मुलाकात की। दिफा और सलामती के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ और इस सब के अंदर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद और रोली ने अपने आला सतही फौजी वफ्द के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई और इस सब के अंदर सऊदी वफ्द जो है उसने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, जहां पर ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई, वफूद की सतह पर बातचीत हुई। लेकिन ये मुलाकात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के बल्कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका सर्वाइवल भी सऊदी अरब और UAE, और इस सब के अंदर आपको ये भी पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहुत बड़ा किरदार है। गवर्नमेंट्स जो बहुत पीछे रह गई क्योंकि आर्मी चीफ ने खुद कहा है कि सऊदी अरब और UAE से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आनी है और मैंने उन्हें कह दिया हुआ है कि मैंने आपके जो इन्वेस्टमेंट के अंदर से $10 अरब है। आर्मी चीफ ने ये बात बिजनेस कम्युनिटी से कही और ये बात आप मान से कहते हैं जब आप आपको किसी पे मानो कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसमें से इतने पैसे अपने अपने रिजर्व्स में रख लेने हैं। और जाहिर बात है कि ये मुलाकात भी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद की उसने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। फाइनली रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी जिसमें चेयरमैन PTI की जमानत का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत सोमवार को होगी जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। अदालत ने केस में दलाइल के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA जो है उसे नोटिस भी जारी कर दिया है। अब ये भी एक अहम तरीन और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जाहिर बात है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब फैसले वैसे महफूज कर लेते होते हैं और PTI के लॉयर्स कहते हैं कि फैसला महफूज ना करें, हमारे खिलाफ फैसला दे दें, हमारे खिलाफ आप जजमेंट दे दें, हमें जो मर्जी जिस तरह से करें, लेकिन इस सब के अंदर आप कम अज कम फैसला तो दें ताकि हम ऊपर वाले किसी फोरम पे जाकर उसे चैलेंज कर लें। लेकिन वो बहुत से जो आपको पता है कि
केसेस के अंदर और बहुत से मामलात के अंदर पीटीआई के फैसले अब महफूज होना शुरू हो गए हैं। पहले डिले के साथ केसेस सुने जाते हैं। ऑल्दो इस सब में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई के वफ्द की जो मुलाकात हुई मोहम्मद अली दुरानी साहब से, सदर मुमलिकत की भी हुई, उसमें असद कैसर साहब थे, रऊफ़ हसन साहब थे और 2 इमरान खान साहब की लीगल टीम के अरकान जो हैं वो उस मीटिंग के अंदर थे, कानूनी टीम के, और उनका होना ज़रूरी भी था क्योंकि इमरान खान साहब से जेल में आपको पता है कि सिर्फ कानूनी टीम के लोगों को मुलाकात की इजाज़त है, तो खान साहब को भी इन मीटिंग्स के हवाले से लूप में रखना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हो रहा है और ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को इस केस में ज़मानत मिल भी जाती है तो आपको क्या लगता है कि खान साहब की किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई होगी? अलकादिर ट्रस्ट केस है, अभी और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली इस सब के अंदर देखना होगा कि मामला किस तरफ को जाता है और जब तक मामलात सेटल नहीं होते और सेटल किसी और लेवल पर, जुडिशल फोरम पर नहीं, उस वक्त तक इमरान खान साहब का बाहर आना, तो ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है कि निज़ाम ने वाजे कर दिया परवेज़ इलाही साहब वाले केस को एक टेस्ट केस बना के कि अगर निज़ाम और स्टेट जो है वो जो ठान ले कि उन्होंने ये करना है, फिर वो आइन, कानून, जुडिशल ऑर्डर्स हर चीज़ को बालाए ताक भी रख सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब दिलचस्प स्टेटमेंट्स आ रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। अब ये स्टेटमेंट भी बड़ी मानी खेज़ है, लेकिन इस सब के अंदर निगरान वज़ीर आज़म जो हैं, इन्होंने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इन्होंने वहाँ पर यह बात कही है कि किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर हकीकत में देखा जाए तो पीटीआई और इमरान खान साहब का भी यही मुतालबा है कि 9 मई एक साजिश थी और इसके किरदारों को बेनकाब किया जाए, जुडिशल इसकी इंक्वायरी की जाए और पब्लिक की जाए ये हेयरिंग्स। अब तो पब्लिक हेयरिंग्स का वैसे ही ट्रेंड 77 साल में पहली दफ़ा काजी फाइजीसा साहब लॉन्च कर चुके हैं, तो वैसे बेहतर यह है क्योंकि ये इतना बड़ा कौमी सानिया है। ज़ाती तौर पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो शोहदा की यादगारों का मामला, मैं इसमें स्टेक होल्डर हूँ, भाई मेरा दिल दुख है एज अ पाकिस्तानी, तो इसका जो असल है वो पूरी कौम के सामने आना चाहिए। ये मेरी राय है और मुझे भी ये लगता है कि पूरी कौम इसके केस की प्रोसीडिंग्स देखे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और दिलचस्प चीज़ हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवाने की एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये मौलवी इकबाल हैदर ने दरख्वास्त दायर की है और मौलवी इकबाल हैदर साहब जो है ये कुछ इस तरह की पिटिशन इससे पहले जमा करवाते रहे हैं जो कि बड़ी प्रॉक्सी पिटिशंस बहुत से लोग उन्हें डिक्लेयर कर देते थे, बहुत से लोगों का ये मानना था और मुबैना तौर पर जो ताकतवर हैं उनके बिहाफ पर भी, लेकिन इन्होंने अब एक पिटिशन दरख्वास्त जो है वो दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर करवाए जाएं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट की करीब समझे जाने वाली शख्सियात जो हैं वो बैक टू बैक और इसके साथ ही साथ और नवाज शरीफ साहब को सख्त तरीन आप देखें, चाहे फैसल वाडा साहब हो या दीगर लोग, इवन नवाज शरीफ साहब के करीब साले जफर साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद वापस ना आए 21 अक्टूबर को, और नवाज शरीफ साहब को यही कहा जा रहा है कि आपको अपने उसमें अपनी औकात में रहना पड़ेगा और आपको अपने उससे बाहर नहीं जाना होगा और पॉलिश जो है वो लेकर आनी होगी। और ज़ाहिर बात है फिर बांधना भी आता है और बांधने का ट्रेलर तो ऑलरेडी नैब के केसेस जितनी नैब फुर्ती दिखा रही है, वरना जस्टिस बंदियाल के फैसलों पर पहले कौन सा अमल हुआ जो अब होना था? नैब तरामीम का कलदम करार देने वाले पर कैसे स्पीडों से अमल हो रहा है और इवन वो केसेस खोल के एजेंसियों से बंदे जो है नैब में लाए जा रहे हैं ताकि तहकीकात ठीक हो सके। किनके केसेस हैं? इन सब के हैं, आले शरीफ के हैं, जरदारी साहब के हैं, इनके पूरे इस पूरे सिस्टम के हैं। तो आप यहां से देखें कि ये सिचुएशन क्या है। अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, फैसल वाडा साहब मुस्तकबिल का नक्शा दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जेल वापस जाना है और इसमें निगरान जो है ना वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। जरदारी साहब ने कहा ना कि जी आप देखें कि हमने तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्हें अपना बच्चा समझा था, पीपल्स पार्टी कह रही है जरदारी साहब बच्चा कहते थे, लेकिन अब वो ना हमारा ख्याल करें, तो निगरान जो है वो तो बेबस हो जाएंगे। अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उनके वाले से कहा जा रहा है कि वो अपनी बात पर अड़े हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डटेंगे और वो ताकतवर जो हैं उन्हें इसी तरीके से प्रेशर में लाएंगे। लेकिन दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमलावर किस किस शख्स के ऊपर है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर, जस्टिस साकिब निसार साहब पर, रिटायर्ड है, हो गया। जनरल फैज़ हमीद पर, ठीक है, जनरल फैज़ हमीद तो वैसे ही मंदिर का घंटा बना दिया हुआ है उन्हें कि जो मर्जी उनके ऊपर बात करे और बजाए और चला जाए और किसी के ऊपर कोई बात नहीं है। जनरल बाजवा के एहतसाब का उन्हें भी निशान इबरत बनाने का कहते हैं और बड़ा खुल के कहते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये भी एक बड़ी मानी खेज चीज़ है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं होने देगी कि वो अपने एक साबिक आर्मी चीफ, ऑब्वियसली एक हिस्ट्री रही है। अब यहाँ पर देखना ये है और इसमें एक और सवाल ये भी है कि ताकतवरों का ये भी मानना है कि इस सारी सिचुएशन में अगर तो नवाज शरीफ साहब इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इदारे ने खुद जो एक एहतसाब का अमल शुरू किया हुआ है वो भी पोलिटिसाइज हो जाएगा, यानी नवाज शरीफ साहब उसे पोलिटिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं कि इदारा खुद ही एहतसाब कर रहा है अगर, तो आप उसमें कहें कि इन्होंने फड़ के टंग दो,
تو سب کو یہ لگے کہ آپ نے ٹنگوایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اسے پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے. اب یہاں پر ایک جانب تو نواز شریف صاحب جو نام لیتے تھے ان میں اب انہوں نے لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کا نام نہیں دیا, اور جو کل نام لیے پہلے ان کا نام تھا, اب جو نام نواز شریف صاحب اپنی زبان پر لا رہے ہیں اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کا نام نہیں ہے. ایک یہ ڈیولپمنٹ. اچھا جی, طاقتوروں کے لوگوں کا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا نام لیا نواز شریف صاحب نے, انہیں میسج پہنچ گیا. آج جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ میں جو موجودہ شخص بیٹھے ہیں, 3 ججز ٹاپ کے ہیں نا جن کی مشاورت سے قاضی صاحب سب کچھ چلا رہے ہیں. قاضی صاحب ہیں سردار طارق مسعود صاحب ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بدیال صاحب کا ہم خیال سمجھا جاتا ہے, سردار طارق مسعود صاحب کو قاضی صاحب کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ قاضی صاحب اور سردار صاحب ایسے ہیں, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب از دی آڈ ون آؤٹ, اس میں یہ ایک تاثر بنایا جاتا ہے. اب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کو مستقبل کے چیف جسٹس, یعنی کہ فارمر چیف جسٹس اینڈ کمنگ چیف جسٹس دونوں, انہیں مس کنڈکٹ شکایات میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلین چٹ دے دی گئی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے 2 ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور مستقبل کے چیف جسٹس اور اس وقت 3rd نمبر پہ سینئر موسٹ جج جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر تھیں. دونوں ججز کے خلاف شکایات عام شہریوں نے دائر کر رکھی تھیں. جسٹس سردار طارق مسعود نے دونوں شکایات پر اپنی قانونی رائے دے دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل جو شکایات ہیں یہ بے بنیاد ہیں. مس کنڈکٹ کے معاملے کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال اپنے سابق چیف جسٹس جن سے کوئی خاص بن نہیں رہی تھی اور اپنے آنے والے چیف جسٹس دونوں کو کلین چٹ دی ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت ہے, اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی عمران خان صاحب کی اہمیت اس سب کے اندر بڑھ جاتی ہے. آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاؤں پڑتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں, لڑتے ہیں یا پھر گلے پڑتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتا سکتا ہے. لیکن ابھی تک کی سچویشن بڑی انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ معنی خیز ہو چکی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.